बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, आजकल मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बारिशों का एक सिलसिला जारी है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल बारिशों का इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश आएगी और चाय और कॉफ़ी के साथ बारिश को एंजॉय किया जाएगा। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, क्योंकि बारिशें अपने साथ हब्स भी लेकर आती हैं और ऐसे में चिपचिपाहट फील होती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नाक या गले के मसाइल होते हैं, नाक में उनके कोई गुदूद बड़े हुए होते हैं या एलर्जीज़ होती हैं, कोई साइनसिस का मसला होता है, तो फिर उन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं आ रहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज इस हवाले से बात करें कि ऐसे मौसम में आपको क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, और साथ साथ बिलखुसूस हम बात करेंगे साइनोसाइटिस की कि ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका तरीका इलाज क्या है। इस डिस्कशन में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर तबस्सुम अजीज़, जो कि सफारी हॉस्पिटल में बतौर ENT स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं, यानी माहिर नाक कान और गला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तबस्सुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल है? जी ठीक है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। आज हम बात करते हैं थोड़ा मौसम के हवाले से। जिस तरह कि मैंने कहा कि बारिशें हो रही हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन साथ साथ एक तंगी का एहसास भी है, तो उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि साइनसेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं, कितने साइनसेस होते हैं और ये कुदरत की तरफ से क्यों बनाए गए हैं, इनका क्या फंक्शन है हमारे जो हमारा एक नॉर्मल सिस्टम है बॉडी का उसमें। ठीक है। साइनसेस बेसिकली देखें, ये अल्लाह पाक ने जो है ना हमारे फेस में, और दो हम टोटल 5 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये वेंटिलेशन के लिए बनाए हुए हैं हमारे। और तकरीबन ये 5 पेयर्स इस तरह करके होते हैं, ठीक है। 2 हमारे जो है चेहरे पे इस तरह करके होते हैं, इनको मैक्सिलरी साइनसेस कहते हैं, ठीक है। 2 एथमॉइड जो इधर इस जगह पे होते हैं, उनको एथमॉइड कहते हैं, ठीक है। और 2 हमारे ये इधर होते हैं फ्रंटल, ठीक है। और 2 सर के अंदर, ठीक है, उनको सिफिनॉइड कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए होती हैं। हल्की सी इस पर वैसे एक सिलरी मूवमेंट वगैरह, थोड़ा सी एक म्यूकोजल, क्योंकि ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होते, ठीक है ना। थोड़ा सा म्यूकिस वगैरह जो है ना वो लुब्रिकेशन वगैरह होती रहती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम एयर जो है ना हम इनहेल करते हैं तो अल्लाह पाक ने हमारा वैसे ही इतना अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि जो है वो है एयर को जो है ना फिल्ट्रेशन होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है, और फिर ह्यूमिडिफाइड एयर जो है ना जो हमारा सारा सिस्टम मेंटेन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना कोई इशू पेशेंट को इस तरह करके होता नहीं है। अब समटाइम्स अब ये जो 5 पेयर्स ऑफ साइनसेस हैं, ये सारे हमारे ना नाक में खुलते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जो है अब फिर कोई ना कोई जिससे मसला होता है, उनमें रुकावट होती है, जिसकी वजह से जो है ना फिर हमारे इन साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन और सोजिश वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन को जो है ना कि हम साइनसेस कहते हैं। यूजुअली हम टर्म जो है ना इसको ना हम अभी आजकल यूज़ करते हैं राइनोसाइनोसाइटिस, ठीक है। अच्छा। क्योंकि नोज एंड पैरानेजल साइनसेस, राइनो का मतलब जो है वो नोज होता है, ठीक है। तो टर्म राइनोसाइनोसाइटिस वी यूज, इट इज़ नाउ अ टर्म वी विल यूज फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, यानी कि आप कह रही हैं कि एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, लेकिन यूजुअली जो आवाम है वो साइनोसाइटिस के हवाले से ही इसको जानती है। और आपने कहा कि ये खाली कैविटीज़ हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और हवा जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हवा हमारी नाक में से गुजर के ह्यूमिडिफाई भी हो रही है, फिर फिल्टर भी हो रही है। कुदरत का निज़ाम है कि आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं नाजरीन, वो आपकी नाक में ही वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, ताकि आपके फेफड़ों तक जो हवा जा रही है वो काफ़ी साफ़ होकर गुजरे। फिर आपने साथ डॉक्टर साहबा ये भी बताया कि कोई रतूबत भी है जो कि खारिज हो रही है यहाँ पर, और उसका भी एक काम है कि आपकी जो सांस की हवा है उसको ह्यूमिडिफाई करना। तो थोड़ा सा ये बताइए कि इन्फेक्शन क्यों हो जाता है फिर इन कैविटीज़ का, साइनसेस का, इनकी वजह क्या बनती है? पेशेंट की कोई नेग्लिजेंस होती है या कुछ लोग प्रोन होते हैं कि उनमें ये इन्फेक्शन हो रहे होते हैं? अब देखें, अब इन्फेक्शन की कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि एलर्जिक रीजंस हो सकती हैं, ठीक है, कि किसी को एलर्जी है, म्यूकोज़ा जो है ना इरिटेट हुआ है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया म्यूकोज़ा, नोज़ और पैरानेजल साइनसेस का। फिर उसके बाद जो है ना कोई जैसे कि इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, यानी कोई ना कोई रीज़न इन्फेक्शन का हो सकता है, जो कि वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ होती है, यानी कोई ना कोई नाक में रुकावट होती है जिसकी वजह से। अब अगर सिंपल से अगर हम शुरू करें कि जैसे कि हो सकता है
उसके नाक की हड्डी टेढ़ी हो, ठीक है। अब जब फिर उसके बाद जो है ना नॉर्मली टर्बिनेट्स जो होते हैं वो भी हमारी वेंटिलेशन को, क्योंकि ये टर्बिनेट्स में ही जो है ना हमारे साइनसिस के ऑस्टिया सोराख इस तरह करके होते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रुकावट हो जाती हैं। फिर एक पोलिप के पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलिप्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ये हो जाती हैं, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा जो है ना कि अगर फिर इसकी तो बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन में तो फिर उसके बाद जो है ना कि खुदा न खास्ता जिनको कैंसर वाला कोई ऐसे करके इशू हो तो फिर उस वजह से भी इस तरह करके हो सकते हैं, यानी कि ठीक है बहुत ना। सारी वजूहात हैं अब सेकेंडरी टू किसी को वेरी चोट करती लगी हैं। हो, चोट लगी हो, ठीक है, उसमें भी क्या कभी हुआ है या कभी किसी वजह से नाक की सर्जरी हुई हो तो उसमें भी डिफॉर्मिटी है, एडहेरेंस बन जाती हैं, उस वजह से फिर रिकॉवर्ड इस तरह करके हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो फिर जो है ना कि ये प्रोन करती हैं कि जो है ना हमारे यही है ये भी साइनोसाइटिस को, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। और जिस तरह कि आपने कहा कि टर्बिनेट्स होते हैं, तो मैं जी। थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं कि हमारे नाक के अंदर ऐसे शेल्फ्स से बने हुए होते हैं और इन शेल्फ्स में ये साइनसेस खुलते हैं। और डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बहुत सारे यानी आपके गुदूद हो सकते हैं आपकी नाक में। फिर ये है कि कोई आपकी सर्जरी हुई है तो वहाँ पर जब हीलिंग का एक प्रोसेस होता है तो वहाँ पर भी एडिशंस यानी कि बैंड्स टाइप के बन जाते हैं जो कि एयर के फ्लो को या ये रतूबतें जो हैं इनके फ्लो को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन पलने लग जाता है। यानी देखिए कितना मज़ेदार ये निज़ाम है कुदरत का कि अगर सफाई होती रहेगी, वहाँ से चीज़ें निकलती रहेंगी तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो रुकावट का शिकार हो जाए तो फिर आपका ये इन्फेक्शन बिल्डअप होने लग जाता है और तभी लोगों को ये मसाइल होते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि इन जो ये कंडीशंस है इनमें साइनोसाइटिस ज़रूर होगा या फिर कुछ में हो जाता है और कुछ में नहीं होता? ये मैं ज़रा पूछना देखिए, चाह रही अब थी। ये डिपेंड करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना कि अगर प्रोलॉन्ग है, ठीक है, और कितनी है, ठीक है। तो अभी समटाइम्स ऐसा भी होता है जब एक तरफ को डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है तो कॉम्पनसेटरी जो है ना दूसरी साइड का टर्बिनेट हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। अगर इनिशियली अगर माइल्ड सी है, आपकी पेटेंसी इंटैक्ट है और ऑस्टिया इतने ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुए तो ज़रूरी नहीं है कि आप ही हो, क्योंकि इतने पेशेंट्स हैं थोड़े से अभी इवन वो 50s और अपने 60s में प्रेजेंट करते हैं और उनका जो है ना और अब जाके वो कह रहे होते हैं कि हमारे ना नाक में थोड़ा सा जो है ना कि इस तरह करके मसला भी हो रहा है, रुकावट हो रही है, और हालांकि इनका मार्क डेविएशन होती है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये ऑब्वियस ऐसे करके हो जाती हैं क्योंकि यूली वो हो सकता है एक साइड उनकी खुली हो तो वो उसी से गुजारा करते रहते हैं। कुछ लोग बस इसको यही ऐसा भी हो सकता है कि उनको मसला तो उनको होता है, ठीक है, तो वो फिर इसको बस करके नॉर्मल जीपीज़ के पास वो बस जाके बस इसको चलाते रहते हैं गुजारा, फिर तब प्रेजेंट करते हैं जब उनको मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर में दर्द बहुत रहता है, प्रेशर सा फील होता है, लेकिन वो जीपी के पास जाकर कभी प्रॉपर से इलाज नहीं करवाते, कभी खुद ही दवाई ले ली, कभी एंटीबायोटिक खुद ही इस्तेमाल कर ली, अगर डॉक्टर ने दे भी दी है तो कभी इस्तेमाल की कभी नहीं की, तो उसमें वेरिएशंस आ जाती है। यानी कि आपने कहा कि कुछ 50 और 60s में भी प्रेजेंट कर जाते हैं, क्योंकि जब भी आपका फ्लो इम्पैक्ट होगा तो तब आपको ये सिम्टम्स आएंगे। थोड़ा सा अलामात की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सिम्टम्स आते हैं तो क्या क्या अलामात होती हैं, नाजरीन को अगर पता चल जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी कि उनको पता चल जाए कि ये जो सर का दर्द हो रहा है ये नज़र की वजह से नहीं है, ये टेंशन की वजह से नहीं है, बल्कि इसमें आपकी नाक का कोई मसला है। जी, अभी देखिए सबसे पहले तो ये है कि हो सकता है अब क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट ये भी हो सकता है कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करेगा कि हमारी नाक बंद हो रही है, और उसके बाद जो है ना राइनोरिया यानी कि बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से बहुत ज़्यादा रेशा उसका ये आ रहा है, ठीक है। और फिर उसी के साथ ही जो है ना क्योंकि नेचुरली देखें सीलिया की मूवमेंट जो होती है ना, तो ड्रेनेज सिस्टम जो अल्लाह ताला ने वहाँ पोस्टीरियर बीट करती हैं, अब वो फिर थिक सिक्रीशंस वो भी ऐसे इसलिए नाक के पीछे से हलक में गिरता है, ठीक है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप के साथ रिकरेंट थ्रोट क्लियरिंग के साथ। वो ये तो नहीं हो सकता है वो पेशेंट ये कि मैं बहुत ज़्यादा थ्रोट क्लियरिंग इस तरह करके मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखें जब साइनसेस आपके ऑस्टिया ब्लॉक हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑस्टिया ने उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको हो सकता है कि फेशियल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा और ओवरलाइन स्किन हो सकता है कि फ्लश्ड रेड हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना एथमॉइड साइनसिस फिर अगर इन्वॉल्व हुए तो आपके ब्रिज ऑफ नोज में जो है ना आपको यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा। फ्रंटल इन्वॉल्व हुए, ठीक है, और तो यहाँ पे जो है ना आपको पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि इंसान जो है ना अक्सर वो करते हैं कि जिस तरह कि मैं सर झुकाता हूँ, ठीक है, और मुझे दर्द होती है, ठीक है, वो इसी वजह से, और अक्सर अगर वो कहते हैं गंदे अंडे की तरह ढलक रहा होता है, ठीक है। इस तरह करके पेशेंट यूजली जो है ना स्पेशली ये पंजाब वाली साइड में जो है ना कि ये करते हैं कि इस
इसी तरह ढलक रहा होता है, तो ये टिपिकल जो है ना फ्रंटल साइनस वाले साइनोसाइटिस। इसी तरह अगर आपके स्फीनॉइड भी साथ ही इन्वॉल्व होंगे, पैन साइनोसाइटिस मतलब सारे साइनसेस आपके जो है ना मल्टीपल साइनसेस हो गया, इस कदर है कि सब भी इन्वॉल्व हो गए तो आपके फिर जो sinus है ना कि सर में भी आपको जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर इन द मीनवाइल जैसे मैंने आपको बताया कि जो है ना कि इसकी एलर्जिक रीजंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर एलर्जी वाले साइंस यही होती हैं, नेस में इचिंग शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, लैक्रिमेशन यानी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, और स्नीजिंग के साथ जो है ना पेशेंट प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर प्रोलॉन्ग इस तरह करके ये होती है तो ठीक है, तो हो पेशेंट जो है ना अगर शॉर्ट टर्म है अभी प्रेजेंट किया है तो हो सकता है पेशेंट को बुखार भी हो, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखें, अब उसके बाद ये है कि अब ना अब हमारे पास अल्लाह ताला ने बनाई हुई स्टिशियन ट्यूब, ठीक है। एक ओपनिंग उसकी नाक के पीछे खुलती है, एक मिडल ईयर में खुलती है, ठीक हो गया। फिर अगर आपकी जो है ना इवन आप ज़ाहिर है आपके नोज़ और पैरानेज़ल साइनस जो अपने उस ऑब्स्ट्रक्शन हुई वो भी इन्वॉल्व होगी, मिडल ईयर में होगा, तो वो ओरल ब्लॉकेज यानी कान की ब्लॉकेज के साथ जो है ना हमें ये भी कर देगा। और बहुत सारी हैं और मुख्तलिफ किस्म की हैं, लेकिन यूजुअली चेहरे के इर्द गिर्द ही हैं। जिस तरह कि आपने कहा कि चेहरे में दर्द होगा, सर में दर्द हो सकता है, फिर कान में भी मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं उमामा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, सवाल पूछिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा अक्सर ना सोते हुए नाक बंद हो जाता है, कभी एक साइड बंद होती है और कभी दूसरी साइड, और ठीक कभी है। ठीक भी हो जाता है। अच्छा, सही। ये कब से हो रहा है आपको और उम्र क्या है आपकी? जी, मेरी उम्र है 22 साल अच्छा, और ये मुझे मतलब 3-4 महीने हो गए हैं, तब से हो रहा है ये। सिर्फ सोते वक्त होता है या दिन में भी होता है? और क्या नाक से कोई डिस्चार्ज वगैरह भी आता है, और एक साइड पर है या दोनों साइडों पर है? ये रात को सोते टाइम ही होता है, वैसे नहीं होता, और कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होता है, ऐसा कोई वो नहीं हो रहा। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी? और ये कितने अरसे से है आपको, जी, कितने अरसे से ये आपको मसला है? ये मुझे मसला 3-4 महीने। इसके अलावा जो है ना कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको घर वालों ने बोला हो कि आप हराटे वगैरह लेते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी और नाक के पीछे से कोई हलक में कोई रेशा वगैरह गिरता हो? नहीं, ऐसा भी नहीं। कभी आपने खुद महसूस किया कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, ये बड़ी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनका सांस बंद हो रहा है, और बहुत सारे लोग, आई एम ग्लैड कि आपने कॉल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं पूरी, कि नाक बंद हो रही है और वो तंग भी हो रहे हैं, लेकिन कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये क्या इनका मसला है और इस हवाले से क्या कर सकती हैं? अच्छा, मोस्ट लाइकली देखें जो है ना कि अब हो सकता है कि इनको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि एक होती है, दूसरी वो कह रही हैं कभी एक बंद होती है, दूसरी। अब डे में वो रूटीनली देखें हम ओरल कैविटी भी मुंह माउथ भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि इनको असेसमेंट ही ना होना कि वो यूजुअली दिन में जो है ना उसका काम में भी वो है और इसको इतना फोकस नहीं कर रही हो तो मुंह से सांस ले रही हो। अब यूजुअली ना जब रात होती है, ठीक है, तो पता नहीं होता, ठीक है। जब वो मुंह बंद होता है तो नाक में ऑलरेडी हो सकता है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव, या तो कोई टर्बिनेट्स वगैरह होंगे या तो कोई डीएनएस वगैरह इस तरह करके होगा, ठीक है। तो वो इस वजह से जो है ना कि उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर वो माउथ ब्रीदिंग फिर वो करती है, तो इस वजह से जो है ना तो उसको फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को तो पेशेंट सोया होता है। तो ये वाली रीजंस भी ये हो सकते हैं मोस्ट लाइकली। कि ये इनको एक दफ़ा जो है ना कि दिखा लें। जी जी और जिस तरह कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नाक में हुदूद भी होते हैं, बाज़ लोग जो कि एस्थमेटिक होते हैं उनके नाक में एक तरफ या दोनों तरफ हुदूद भी होते हैं। फिर एलर्जीज भी बहुत सारे लोगों में होती हैं, जिसकी वजह से उनके टर्बिनेट्स जो हैं वो हाइपरट्रॉफिड होते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। फिर जिस तरह कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आपकी जो नाक की हड्डी है वो बाज़ औक़ात बाहर से आपको नाक बिल्कुल प्यारी सीधी लगती है, लेकिन अंदर की हड्डी जो होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे होते हैं। और दिन में हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और हमारा मुंह खुला हुआ है, तो हम सांस मुंह से ही ले रहे होते हैं, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एकदम से सांस बंद होता है और पेशेंट अक्सर औकात उठ जाता है। और इन लोगों में ये भी देखा गया है नाजरीन कि इनको रात को इनका गला खुश्क होता है और ये पानी पीते हैं,
हैं, क्योंकि जब मुंह खुला हुआ है तो उस वजह से मुंह ड्राई हो रहा है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, उनका गला ड्राई हो जाता है, तो वो बार बार उठते हैं और पानी पीते हैं। तो अगर कोई आपको नहीं भी बता रहा तो ये भी एक अलामत है इस चीज़ की कि उनको जो है वो नाक से सांस नहीं आ रहा, मुंह से वो सांस ले रहे हैं। तो आप ज़रूर एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा लें और वो आपके कुछ टेस्ट कर लेंगे, कैमरा डाल के देखेंगे, क्या करेंगे डॉक्टर साहिबा? पहले जो है ना कि इवन हम क्लिनिकल एवेल्युएशन भी वो कर सकते हैं कि हम एंटीरियर राइनोस्कोपी से वैसे देखें, ठीक है, लेकिन हम उसके बाद जो है ना कि उसमें अगर ऑब्वियस थोड़ी सी पोस्टीरियर डिफॉर्मिटी भी हो तो हम कैमरा डाल के जो है ना एंडोस्कोपिक जो है ना उसको एवेल्युएशन हम करके देख लेंगे, तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन नज़र है, क्योंकि इनकी अभी यही है कि सिंपली जो है ना अभी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हैं, पहले एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे इश्यूज ये थे, हम जो ईएनटी वाले हमारे नाक कान और छोटी छोटी ओरिफिस, जब तक अच्छी एग्जामिनेशन हम नहीं करेंगे तो हम जो है ना कि हमें कोई फाइंडिंग नहीं इस तरह करके मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पेशेंट बड़ा घबराता है कि नाक के अंदर जब वो डालते हैं कुछ भी या एग्जामिनेशन होने लगता है तो बड़ा पेशेंट रिलक्टेंट होता है, और ये हमने देखा कि कोरोना के दिनों में जब वो सैंपल लेते थे तो बहुत सारे पेशेंट्स ना उससे बहुत तंग होते थे। तो क्या ये डॉक्टर साहब ये जो एग्जामिनेशन है ये बड़ा मुश्किल किस्म का होता है या बड़े आराम से डॉक्टर बड़े तसल्ली से ये कर लेते हैं? और आजकल एडवांसमेंट भी हो गई है तो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि वो बहुत इजीली डॉक्टर देख सकता है, जैसे आपने बताया। इसमें जो देखें जैसे कि ना ऑब्वियसली नाक में कुछ भी डालेंगे पेशेंट को होगा जो है ना इशू तो उसमें होगा, लेकिन उस केस में हम ये करते हैं, हम एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पहले जो है ना कि उसको ना डीकंजेस्टेंट और लोकल जो है ना हम दोनों जो है ना उसके पहले पैक कर देते हैं, उससे फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है पेशेंट एनेस्थेटाइज हो जाते हैं, पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है और सर्जन भी कंफर्टेबल। अब डेफिनेटली ज़ाहिर है वो हम लोगों को भी दिक्कत होती है कि पेशेंट ज़ाहिर है वो चीख रहा है, ठीक है, और एग्जामिनेशन और हम भी फिर थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, तो इस तरह अच्छी तरीके से करेंगे पेशेंट के लिए भी और हमारे लेवल पे भी, और हम आराम से जो है ना इस तरह करके उन द मीनवाइल देखें अगर एग्जामिनेशन, अब देखें हम कैमरा तभी डलेगा जब हमारे पास थोड़ा बहुत रास्ता हमें नज़र आएगा ना, तो डीकंजेस्टेंट्स वगैरह का भी एक ये फ़ायदा होगा, वो थोड़े से जो है ना डीकंजेस्ट कर जाएंगे, हमारे पास स्पेस भी हो जाएगी और आराम से, और इस तरह पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा आपने बड़ी अच्छी बात की और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सही तरीके से डॉक्टर अपना काम करता है तो पेशेंट हमेशा कंप्लाई करता है, माशाल्लाह कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो कि अभी दवाई डाली और फ़ौरन ही मुआयना शुरू कर दिया, अभी एनेस्थीसिया दिया है लोकल और उसी वक्त उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया। तो मैंने देखा है कि बाहर मुल्कों में हमेशा वो वेट करते हैं, उन्होंने एक टाइम रखा होता है, पेशेंट को हमेशा टाइम चाहिए होता है, किसी भी दवाई को काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है। और यहाँ पर मैं मरीजों को भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं उनको भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है, ये नहीं कि बस आपने दवाई ली और जादू हो गया और आपके सिम्टम्स जो हैं वो चले जाएंगे। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, हिना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी हिना, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मुझे एलर्जी है तो अक्सर उसकी वजह से मेरा गला खराब रहता है और कान भी बंद हो जाते हैं, ठीक है, खींगे वगैरह और जुकाम जो है मुझे हो जाता है अगर थोड़ी सी भी कोई डस्ट वगैरह या स्मोक की वजह से। अच्छा ठीक है, एज क्या है बेटा आपकी? 23 साल। अच्छा ठीक है, और आपको कोई एस्थमिक का अटैक वगैरह तो नहीं आता? जी मैं एस्थमेटिक हूँ और इसकी जो है ना मैंने मेडिकेशन भी की है। अच्छा ठीक है, बाकायदगी से ले रही हो? आपको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पता है कि आपको पता चलता है कि मैं इधर गई थी या मैंने ये किया था जिसकी वजह से मुझे ये अटैक आया है या ये मुझे एलर्जीज हो रही हैं? अच्छा, ज्यादातर तो ये ना डस्ट और स्मोक की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी ये वैसे भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो अभी आप पूछना चाह रही हो कि मैं क्या कर सकती हूँ इस हवाले से? मैं जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो मेडिकेशन है अगर आप वो रेगुलर करते हैं तो ये चीज ठीक रहती है, अगर आप थोड़ा सा भी इससे हटते हैं तो वो दोबारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, गला जो है ना बहुत ज्यादा इरिटेशन रहती है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ कि इनहेलर भी इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में किया था, थोड़ा स्टेबल होने के बाद मैंने इनहेलर छोड़ दिया, उसके बाद मैंने यूज नहीं किया। अच्छा, खुद ही छोड़ दिया या डॉक्टर ने कहा था? नहीं, वो खुद ही छोड़ा था, लेकिन नेजल स्प्रे जो है वो मैं रेगुलर लेती हूँ। कौन सी वाली इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, कितने अरसे से इस्तेमाल कर रही हैं? ये मुझे कोई 3-4 साल से मैं रेगुलर इसको कर रही हूँ, लेकिन ये इशू तो उससे पहले से आया। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, इनको गाइड कर दें कि क्या करना चाहिए, फिर हम ये जो है नाक वाली दवाई के हवाले से भी बात करेंगे जो कि बहुत अहम है। जी जी अच्छा, बेसिकली अभी देखें, अब ये इन्होंने खुद भी बता दिया अपनी हिस्ट्री में ही ना कि इनका जो है ना एलर्जिक रीज़न है, स्पेशली देखें डस्ट होती है और स्मोक होता है।
अब देखिए जिस तरह की भी एलर्जी हो, ठीक है, एलर्जी का इलाज यही है कि जिस चीज़ से मसला है उससे बचें, वरना आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यही है। अब इसमें भी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अक्सर ना पेशेंट आते हैं, वो किसी को जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स को, जीपीस को वो दिखाता है और वो कह देते हैं ये तो आपका ना ऑपरेशन होगा, ठीक है, हाँ। और फिर आपका ठीक। लेकिन देखें अब ये एलर्जिक रीजंस जो है ना, इवन अब मैं भी अपने पेशेंट्स को, मुझे अक्सर आते हैं पेशेंट्स और ये कहते हैं कि जी ये तो ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि जो है ना ये छींकें वगैरह नहीं ऐसे रुकनी। देखिए ये स्नीजिंग है, इरिटेशन है, लेक्रीमेशन है, ये आपकी जो है ना साइंस है आपकी एलर्जी में। एलर्जी में ये या उस चीज़ से बचें, ठीक है, या तो आपको जो है ना आपको दवाइयाँ उसकी लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने ना अपना उसको जो है ना कि आपने वही जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपने ना उससे वो बचना है, ठीक है। धुएं के अब ये करीब नहीं चीज़ जाना अब स्पोर्ट्स और अब ये है सफाई कि वगैरह जैसे कि करनी। जो है ना कि अब वो है एक है सीजनल और जोग्राफिकल वेरिएशंस वगैरह भी, ठीक है। अब ये भी इनका ये है कि किसी खास जगह में ज़्यादा हो जाती है, किसी खास मौसम में इनका ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है कि अगर सपोज़ के जैसे अक्सर ना इस्लामाबाद वाले पेशेंट्स को जो है ना ये है बहुत मसला रहता वो है है इस्लामाबाद वाले जी, पेशेंट्स को। वो है कि जैसे कि ना मार्च अप्रैल में जो है ना कि उनको ये चीज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसम बाहर आना शुरू हो जाता है, पोलन की एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो वही चीज़ है। अब अगर सपोज़ कि इस पेशेंट को ये पता है कि जो है कि मुझे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि ये है ना अगर इसको इस सीज़न में हो जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको एक जैसे कोई मंथ पहले ना मासल स्टेबलाइजर्स वगैरह देने ना, क्योंकि जो है ना मासल स्टेबलाइजर्स वो चीज़ फिर होने से उसको प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। अक्सर जब सिम्टम्स चल रहे होते हैं उस वक्त लेते हैं तो वो मासल्स तो फट फुट के सारे मीडिएटर्स रिलीज कर दिए होते हैं उन्होंने, ठीक है, तो उस वक्त वही नहीं होता। तो ये चीज़ है कि एक तो हम यही है कि हम जो भी उससे बचें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल वो करें, वरना आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। अब वो नाक की स्प्रेस जो है ना कि अब वो भी कुछ जो है ना कि अब कुछ जो है ना 4 सालों से इस्तेमाल कर अब रही ये हैं नहीं और पता कि किस तरह का नाक का स्प्रे है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ डीकंजेस्टेंट्स वगैरह हैं वो प्रोलॉन्ग आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म, और इसी की वजह से ही फिर एक मसला हो जाता है जिस कंडीशन को रेनाइटिस मेडिकोमेंडोजा कहते हैं। बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा बता दीजिए, इन्होंने खुद ही अस्थमा की दवाइयाँ बंद कर दी हैं जो कि इनहेलर इन्हें डॉक्टर ने दिया था, तो क्या ये ठीक है, इनको करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इनको पहले अपने जो है ना अपने फिजिशियन जो भी इनका प्राइमरी कंसल्टेंट है उनको पहले जो है ना पूछना चाहिए, ठीक है। हम बगैर किसी वजह के जो है ना खुद ही इस तरह करके मेडिकेशन छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब इवन जैसे कि अब ये एस्थमेटिक्स हैं, इनमें भी अब ENT का एग्जामिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर वो जो है ना एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी जो है ना कि पोलिप्स का भी इशू हो सकता है, ठीक है, कि मैंने शुरू में बताया था कि गुदूद होते हैं इनके नाक जी में, जी, ठीक है, वो वाला भी इशू इस तरह करके हो सकता है, ठीक है। अब ये है कि अगर इनके बहुत यंग एज से है, नाक में है, अब जैसे कि अगर छोटे वाले बच्चे हैं उनको पोलिप वगैरह, तो उनमें सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कंडीशन है, वो रूल आउट करना होता है, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब तक आप अपने फिजिशियन आप वो ना कहें, ठीक है, वो नहीं करें। अगर आपको कोई सर्जरी का कहता है तो इसका एलर्जी का इलाज सर्जरी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये है कि आजकल जो है वो इम्यूनोथेरेपी वगैरह आ गई है कि जो है ना कि वो है तकरीबन पहले जो है ना वीकली कोई 6 वीक्स के लिए वो करते हैं इंजेक्शन, फिर 3 से 5 साल तक चलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा वैसे अपना एक्सपीरियंस यही है कि एंड अप दे हैव टू टेक द एंटीहिस्टामिन्स, एंटी एलर्जिक वगैरह, तो जो है ना, और कुछ लोगों में ये भी देखा हुआ है, ठीक है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम काउंसिल करते हैं कि कुछ एलर्जीज जो है ना, क्योंकि पेशेंट को सेंसिटाइज हो जाता है तो वो ठीक भी ऐसे बेहतर भी ऐसे करके हो जाती है। आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि किन किन चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि धुएं से होती है, फिर आपने कहा डस्ट से भी होती है, तो इसमें आपने धुएं को अवॉइड करना है। जिस तरह के किचन में अगर कोई काम हो रहा है तो आपने मेक श्योर करना है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ हो। फिर कहीं पर अगर स्मोक है तो आपने उस एरिया को अवॉइड करना है। तंबाकू नोशी घर में अगर कोई करता है तो उसको मना करना है कि नहीं करनी। इसी तरह आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि डस्ट भी एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो इसमें आप अगर वैक्यूम करते हैं, जो वैक्यूम क्लीनर होता है उससे सफाई करते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगर झाड़ू लगता है तो वो सारे डस्ट पार्टिकल ऊपर की तरफ उठते हैं। फिर बहुत सारे लोग पानी का छिड़काव भी करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल जो हैं वो बैठे रहें। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि कोई और फैक्टर तो नहीं है। इसको कहा जाता है आपकी एस्थमा डायरी भी कहा जाता है, जो कि आप रख सकती हैं अपने पास। उसमें लिख सकती हैं क्या आज मैं यहाँ पर गई थी, ये हुआ जिसकी वजह से अटैक हुआ। फिर उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। खुद से कोई भी दवाई स्टॉप नहीं करनी है, डॉक्टर के मशवरे से करनी है, और आप बहुत आसानी से अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करे? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अनिका इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी अनिका, सवाल पूछिएगा।
मुझे टॉन्सिल्स हैं, 3-4 साल से टॉन्सिल्स हैं, काफी पेन होता है। मैंने मतलब ट्रीटमेंट भी करवाया है काफी, बट फर्क नहीं पड़ा, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक जैसे है। वेदर चेंज होता है तो फन अफेक्ट होता है, तो अच्छा, इसका कोई आप जी। ठीक है। आपकी एज क्या है? मैं 27। अच्छा, और ये आपको कब से ये मसला है, किस एज से स्टार्ट हो गया था? 3-4 years हो गया मुझे। अच्छा, और आपको एक साल में कितने अटैक्स आते हैं? जैसे वेदर चेंज होगा ना, जैसे फन अफेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ भी मैं खाऊंगी ना खट्टा तो फौरन अफेक्ट करता है, मतलब फौरन। ठीक है। तो साल में आप क्या कहेंगी, साल में 2 दफ़ा इस वजह से आप बीमार हो जाती हैं या 3 दफ़ा हो जाती हैं, क्योंकि आपने कहा कि 3-4 साल से ये चल रहा है, जी लेकिन एक बिल्कुल। साल में कितने अटैक्स आ जाते हैं आपको टॉन्सिल्स के, मतलब टॉन्सिलाइटिस के? 5-6 तो फिक्स है, मतलब अच्छा, वो तो होता ही है। ठीक है। और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, ईएनटी ये स्पेशलिस्ट मैं को? ट्रीटमेंट कर, उन्होंने बोला ऑपरेट करवाऊं, बट उनका कुछ चले इस तरह के ट्रीटमेंट करवा देती तो मेडिसिन से ठीक हो जाए, बट वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, सही। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी या इनको जवाब दें, अनिका को? ठीक है, अभी आपका जो टॉन्सिल्स वाला जो इशू है, इसमें जी कभी आपके टॉन्सिल्स में पस वगैरह पड़ी है? बहुत ज्यादा, इवन कि मैं पानी पी तो तब भी मुझे पेन होता है, बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है। और हर दफ़ा जब आपकी एपिसोड होती हैं तो उसमें आप जो है आप करते क्या हैं आप? स्कूल जाते पानी हैं, स्कूल में होती हैं या कोई काम आप करते हैं? पढ़ती हैं या जॉब जी करती हैं? यूनिवर्सिटी होती है। आपकी फंक्शनैलिटी यानी कि जब आपको ये मसला हो रहा होता है तो रोज़मर्रा के मामलात में आपको उसमें दिक्कत कह रही होती हैं है? इफेक्ट होते हैं ठीक। जी। जी जी बहुत ज्यादा होता है, जैसे वेदर चेंज होता है ना फौरन इफेक्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि इसके साथ आपको मैदे में कोई जलन वगैरह तो नहीं होती, मैदे की होती है, तेज़ाबियत का स्टमक मसला में हो पेन और होता है। नाक के पीछे हलक में रेशा वगैरह गिरता हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आता है, रिश्ता आता है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक ठीक है। है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया अनिका। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा मज़े का केस है, ठीक है। टॉन्सिलेक्टमी इनको जी। एडवाइस की गई है, लेकिन ये टिपिकल पेशेंट है जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन इसमें इनकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो इनको क्या करना जी। चाहिए? अभी देखिए टॉन्सिल्स वाला जो है ना, अब इश्यू इसमें यही होता है कि अभी जैसे कि आपने भी खुद ही सवाल काफ़ी कर दिए हैं, ठीक है, जो हम यूजुअली रूटीन में जो है ना हम सही। पूछते हैं, ठीक है। अब यूजुअली अगर किसी को एक साल में 7 से ज़्यादा मरतबा गला ख़राब हो रहा है और इस तरह हो रहा है कि उसकी फंक्शनल स्कूल जाता है, अगर बच्चा स्कूल से छुट्टियां हैं, ग्रोइंग है और आई मीन यूनिवर्सिटी में इससे छुट्टियां करता है और ऑफिस में से उसको जो है ना एब्सेंटीज़ होती हैं, तो और उसमें जो है ना इतना सीवियर उसको जो है ना हाई ग्रेड उसको फीवर होता है, ठीक है। 2 सालों से मसला होता है, हर साल में 5 से ज़्यादा, और 3 सालों से मसला हो रहा है, हर साल में 3 से ज़्यादा। इसी तरह इसकी सीवियरिटी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है और हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर इसकी इंडिकेशन बनती है। लेकिन इसमें प्रोवाइडर एक चीज़ ये है कि हमने देखना है कि कोई इसके अलावा जो है ना, कि जैसे मैंने इनसे पूछा कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप तो नहीं हो रही, ठीक है, और इनके जो है ना कि मैदे के मसला तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत भी गले को रिगर्जिटेट करती है, गले को इरिटेट करती है। और आपको अगर साइनसिस वाला इशू है, अब अगर साइनस में रेशा बन, आपको पता है कि स्टेसिस लीड्स टू इन्फेक्शन, ठीक है। अब अगर थिक आपका जरासीम वाला रेशा हलक में गिर रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है गले का, ठीक है ना। अब अगर ये कंडीशन क्योंकि है, इन्फेक्शन नाक से गले में जा रहे हैं नाज़रीन, उस वजह से गले में आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो इन्फेक्ट होना शुरू हो ठीक है। जाते हैं। सही। अभी बेसिकली अब इन पेशेंट को हमें इसको नाक को भी एड्रेस करना है, उनके जो है ना कि इसको मैदे वाले इशू को भी एड्रेस करना है। फिर हम इनको देखेंगे कि वाकई ही में कि अगर ये चीज़ सेटल हो गई है तो इनके गला खराब होना बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर बेहतर हुआ है तो इसका मतलब है मोस्ट लाइकली ये 2 चीज़ें इनकी कॉज थी, ठीक है, जो कि गला खराब करें। लेकिन अगर नहीं होता फिर हम कहेंगे कि वाकई में इसका टॉन्सिल्स की वजह से। अब एक और चीज़ है, मैंने इनको पूछा कि बार बार पस तो नहीं बन जाती, ठीक है, तो वो भी एक इंडिकेशन फिर होती है। अगर बार बार बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन है। फिर एक पेरी टॉन्सिल एब्सेस है, समटाइम्स क्या है टॉन्सिल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है ना एब्सेस बन जाती हैं। फिर ये है कि आपको एब्सोल्यूट उसकी इंडिकेशन है, क्विंजी की, जी। फिर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि हमें जो है ना पहले तो अब आएगा जब उसको तो ड्रेन करेंगे, फिर आफ्टर 6 वीक्स जो है ना हम इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी उसकी कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन इन वाले उसमें पहले जो है ना कि 2 चीज़ें जिसकी कि उनको चल रही हैं, ठीक है, अभी वो चीज़ आपकी पीएनडी आपकी गर्ट सेटल नहीं हो रहा, ठीक है, और ये ऑपरेट भी अभी इस वक्त करा लेती हैं, तो वो चीज़ तो चलता रहेगा, ठीक है। प्लस ये कह रहे हैं कुछ चीज़ है स्पेसिफिकली खाने से कोई इनका गला भी पकड़ा जाता है, तो वो देखें क्या खास चीज़ है, इसका मतलब है कि थ्रोट भी सम सॉर्ट ऑफ फूड से कोई सेंसिटिव है, ठीक है, उस चीज़ को वो अवॉइड करें। वो भी वो हो सकता है कि इवन सर्जरी के बाद आपको ये हो जाए, तो पहले जो है ना इन 2 चीज़ों को भी वो करें, मेडिकेशंस लें। अगर नहीं सेटल हो रहा और बार बार पस और इस तरह करके हो रही है तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा टॉन्सिल्स की वजह से, फिर ये है कि इंडिकेशन है हमें टॉन्सिलेक्टमी करनी चाहिए इस पेशेंट यानी के। कि क्राइटेरिया है, डॉक्टर हमेशा उस क्राइटेरिया के हवाले से आपको गाइड करता है। अगर आपकी ज़िंदगी इतनी इम्पैक्ट हो रही है, पिछले 3-4 साल से हो रही है, फिर एक साल में इतने अटैक्स आ रहे हैं,
तो फिर डॉक्टर ये प्रेफर करते हैं कि टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाए, जिसमें ये एक ऑपरेशन है जिसमें टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो एक आपकी एवरीडे लाइफ इफेक्ट हो रही है वो ना हो। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह के कहा कि इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। ऊपर नाक से, ये अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपका ये फेस है, ठीक है, आप जो भी मुंह में डाल रहे हैं खुराक वो आपके गले में यहाँ पर जा रही है, ठीक है, और ये आपकी नाक है। तो नाक से अगर कोई इन्फेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है गले में तो वो भी आपके टॉन्सिल्स को इफेक्ट करेगा। इधर से आप कोई चीज़ खा रहे हैं मुंह से, यहाँ पर आपके गले को वो भी इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे नीचे आपका मैदा पड़ा हुआ है तो मैदे से अगर ऊपर की तरफ तेजाब आ रहा है तो वो भी आपके गले को इफेक्ट कर सकता है। तो अब ये 3 फैक्टर्स हैं, डॉक्टर को रूल आउट करना है कि कौन से फैक्टर की वजह से आपके टॉन्सिल्स को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अगर इन तीनों में से रूल आउट कर लिया जाए कि कौन सी वजह है और उसको अवॉइड कर लिया जाए या ठीक कर लिया जाए तो इनका मसला हल हो सकता है। और बहुत सारे लोग अगर यानी कि इलाज करवा भी ले लेकिन इन मसाइल को अगर वो एड्रेस नहीं कर रहे तो फिर उनका मसला हल नहीं होता। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी लाइफ बड़ी अफेक्ट हो रही है उससे, तो इस सूरत में आप ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि टॉन्सिलेक्टमी क्या सेफ ऑपरेशन है, कितनी देर में होता है और पेशेंट घबरा जाते हैं, जिस तरह कि इन्होंने भी कहा कि डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कर लें, तो बहुत सारे लोग नहीं करवाते। जी, अभी देखिए जिस तरह हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, उसमें टॉन्सिलेक्टमी भी है, फिर वो एनेस्थीसिया रिलेटेड आ जाती है कुछ ड्रग्स की, ठीक है, और उसके बाद अब टॉन्सिलेक्टमी में जो है ना सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन जो आपको पता है कि हेमरेज होती है, ठीक है। अब हेमरेज भी होती है 3 तरह की होती है, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी और फिर सेकेंडरी हेमरेज है, ठीक है। अब यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि हमने माउथ गैग लगाया होता है, मसल स्पैज़म हुए होते हैं, हमने सर्जरी की, अब पेशेंट्स को जो है ना कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेन होता है, ठीक है ना। सेकेंड डे हम उनको बोलते हैं कि अच्छी तरीके से खाने शुरू कर देना, ठीक है। इवन मैं अपने पेशेंट्स को जब डिस्चार्ज करती हूँ उन्हें बोलने कि इस बच्चे को स्पेशली च्युइंगम का डब्बा लेने के चबाता रहें, क्योंकि जितनी जल्दी जो है ना वो चबाएगा, वो फर्स्ट डे में ऐसा ही होता है कि हमने क्या आइसक्रीम वगैरह खाना है कि ठंडा जूस पीना है, गर्म चीज़ें नहीं। सेकेंड डे में जो है ना कि हम जो है ना उसको सॉलिड फूड से उसको करते हैं, ठीक है। अब पेशेंट क्या करता है कि उसको के खाता नहीं है सर्जरी के बाद ना, और वो मसल्स आगे स्पेज़म, वो ठीक ही तब होता है पेन जब पेशेंट चबाता है, ठीक है। अगर चबाएगा, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वो उसको बेहतर होगा उसको। अब वो मसल स्पैज़म हुए होते हैं, उसको पेन हुआ होता है, वो खाता ही नहीं है। और ऊपर से दूसरा ये है कि मुंह की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो मरीज़ के खुद की वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से खाता नहीं। मुंह की सफाई का, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद आ जाते हैं कि हमारा वजह को तो अभी भी दर्द हो रही है, वो वही वाले बताया जितनी अच्छी तरीके से चबाएगा उतनी अच्छी तरीके ओरल हाइजीन का ख्याल रखेगा तो ठीक होगा। अदरवाइज 5-6 डे पे वो फिर उसके साथ तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन। अब ये है कि अगर किसी को जैसे ग्रेड 4 टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, अचानक से देखें ना वो स्पेस बन जाती है ना, ठीक है, पहले स्पेस नहीं थी, तो समटाइम्स हो सकता है इनिशियली जो है ना कि वो नेजल रिगर्जिटेशन के कुछ खाए लिक्विड वगैरह तो नाक से हो जाए, वो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी परेशानी वो 1-8 महीने में इंशाल्लाह वो सेटल हो जाता है। तो ये वाली चीज़ होती है। एक तो पेन जो पेशेंट का वो होता है वो इसीलिए पहले ही पेशेंट को हम काउंसिल कर देते हैं, और यही जो है ना कि ये हेमरेज वगैरह इस तरह करके होती है। तो कितनी देर में ये ऑपरेशन हो जाता है? क्या बड़ा ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन है? क्योंकि जो आप बातें आपने बताई हैं उससे तो मैं भी डर गई नहीं, ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। देखिए किसी ऑपरेशन को ना हम छोटा कहना चाहिए ना कोशिश, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन किसी में भी इस तरह करके हो सकती हैं कि देखें कि मोस्ट लाइकली जो है ना अगर मैक्सिमम भी करें तो हाफ एन आवर में ये हो जाता है, ठीक है ना। 15-20 मिनट में इस तरह करके ये हो जाता है, ठीक है। तो उसमें यही है कि ज़ाहिर है अब एनेस्थेटिस उसको जो है ना कि बेहोश करता है, बेहोशी से उठाता है, तो उस वाले बीच में जो है ना ज़ाहिर है 45 मिनट घंटा वो लग जाता है। अदरवाइज सर्जरी वाले उसमें तो है ना में जो है ना कि 20-1 मिनट में इस तरह करके हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आइसक्रीम और इस तरह जूसेस के शौक में ये करवा लेते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं बाद में हमें आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन कुछ लोग घबरा भी रहे होते हैं। और डॉक्टर साहिबा ने बताया कि देखिए हर चीज़ की में कोई भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो पेशेंट को बताए कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वही कॉम्प्लिकेशन हो। अगर मरीज़ जो है वो डॉक्टर की बात समझता है और डॉक्टर के साथ वर्क करता है और पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इस हवाले से बेहतर होता है कि पेशेंट को अगर काउंसल किया तो पेशेंट ने उस पर अमल किया तो बहुत रिकवरी इसका रेट बहुत अच्छा है, बड़े आराम से ये आपका ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। 45 मिनट टोटल लगते हैं, तो अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है तो फिर करवा लें और उसके बाद जो है मज़े मज़े की चीज़ें खाएं और खुश रहें, ठीक है। अच्छा,
कमिंग बैक टू साइनोसाइटिस, मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक तो साइनोसाइटिस है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग हमें क्वेश्चंस आते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है लोगों को गाइड करके। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर साइनोसाइटिस है किसी को, तो उसमें दवाई डॉक्टर फ़ौरन से स्टार्ट करवा देता है या इन्वेस्टिगेशंस करवाना ज़रूरी है, और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं और कब ज़रूरत पड़ती है इनके करवाने की? अच्छा, पेशेंट देखें, अगर आपके पास इनिशियली अभी प्रेजेंट कर रहा है कि देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और नेज़ल डिस्चार्ज के साथ। अब ड्यूरेशन मैटर करती है, ठीक है ना। अगर 2-3 दिन के इस तरह करके हिस्ट्री है तो इनिशियली देखें जो है ना, हमें उसको जो है ना कि हमें पेन किलर हमें कोई देनी चाहिए, और जो है ना एंटीपायरेटिक बुखार ख़त्म करने के लिए, और साथ हम नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट और नेज़ल ड्यूशिंग और स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 8-10 दिन में भी अगर सेटल नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमें जो है ना एंटीबायोटिक वगैरह इसको देनी चाहिए, पेशेंट को देनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं? इन्वेस्टिगेशन देखें, इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया है कि जो है ना कि आप ना उसको क्लिनिकली हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको असेसमेंट ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके जो है ना 3-4 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है, पेशेंट अगर सेटल नहीं हो रहा, कंडीशन एग्रीवेट और खुदा न खास्ता उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ठीक है, फिर हम सीटी नोज एंड पैरानेजल साइनसिस पे इसका करके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड उसमें होती हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन जिसमें जैसे कि वीएन वगैरह भी अगर वो मुतासर, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्बिटल की जो है ना पेरी ऑर्बिटल या स्वेलिंग वगैरह होनी चाहिए, हमें इमीडिएटली करवानी है। कि पाकिस्तानी डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, पेशेंट की जेब का ख्याल रखते हुए वो इलाज करते हैं, और डॉक्टर कोई भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखता जिसकी ज़रूरत नहीं होती। क्लिनिकली डायग्नोज करके दवाई दे दी जाती है, और अगर ज़रूरत हो ये आपका इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा हो तो तब डॉक्टर जो है वो एडवाइस करता है। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद रऊफ बोल रहा हूँ नौशेरा कैंट से। जी, सवाल पूछेगा। तो ये मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है, और पहले भी मेरे ख्याल में आपसे राब्ता हुआ था, वो गुलाबी उर्दू वाली। जी जी जी, बिल्कुल मुझे याद है वो। तो मैं उनसे पूछा था, तो मैंने क्या, मैं बाजी बैठी हुई है तो आप खुद डायरेक्ट बात कर लें। अच्छा ठीक है, जरूर। अगर आपकी इजाजत हो तो ये पश्तो में आपसे बात कर लें। जी जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं जी, बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सिंगाल ते टिक टाक के खैरियत बाजी, तासु खै? अल्हम्दुलिल्लाह। समझला था बाजी मसला دا چې زما لکه کلونه نه زما ټوخی دی نه هغه معمولي غوندې خارښ مرۍ کې مې وشي او بیا ټوخېږم یو 10-15 منټه ټوخېږم، دوايانې موانې مې ډېرې واخیستې خو آرام نه راځي. دا بس لږ خارښ وشي مرۍ کې او بیا ټوخی شي. ټیک شوه. او دا کله نه تا ته کېږي لګیا دی؟ څومره عرصه وشوه؟ دا خو داسې یو کال قدرې وشو، خو خبره داسې ده چې کله ټیک هم شمه خو داسې ټوټکې موټکې استعمالوم، دوايانې مې استعمالوم، خو ډاکټر ته لاړه شم دوايي راکړي خو ټیک کېږم نه. اخا نو څه شی خورې داسې چې هغې نه پس دا شروع شي، لکه څه یخ شی یا ګرم شی، یا دا دې نوټس کړي دي؟ نه نه داسې مې نوټس نه دی کړی، خو لکه تقریبا چې داسې یو ډېرې خبرې وکړم نو دې سره هم کېږي چې داسې ډېر ذکر اذکار یا خبرې یا چا سره وکړم نو هغې نه معمولي غوندې خارښ وشي مرۍ کې مې او بیا ټوخی شروع شي. زه ٹھیک دی، ستا سوال جواب الو ٹھیک شوا او تاتا واو چې کول دی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دوں، اور میری پشتو خود بھی اتنی اچھی نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ کال کرتے ہیں بڑے پیار سے کرتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکوں. آلدو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اردو بول سکتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تھوڑا سا کمیونیکیشن ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو گلے میں خارش سی فیل ہوتی ہے، زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً 1 سال سے ان کو یہ ایشو ہو رہا ہے. اگر یہ زیادہ بات کرتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو یہ خارش سی ہوتی ہے اور پھر ایک کھانسی کا باؤٹ آتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اور انہوں نے یہ نہیں نوٹس کیا کہ کوئی کھانے کی چیز اس کو کاز کر رہی ہے. अच्छा, इस वाले केस में भी देखें कि अगर यानी कोई ना कोई इरिटेंट कोई चीज़ ऐसे फैक्टर है कि जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको हो. अब ये एक चीज़ ये है कि इनसे भी वो जो है ना, एक तो गर्ड थोड़ा सा उसके वो कर दे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स वगैरह इस वजह से तो नहीं है, और दूसरा ये है कि कोई पीएनडी वगैरह पोस्ट नेज़ल ड्रिप इस तरह करके नहीं हो रहा. और ये है कि दूसरा जो है कि बोलते बोलते इनका जो है ना थोड़ा सा वो होता है, तो थोड़ा सा देखें कि ये वॉइस कितना यूज़ करती हैं, ठीक है. लेकिन आजकल हम फीमेल्स का भी नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा उनसे पूछने में बुरा तो लगेगा, लेकिन तशखीस की ज़रूरत है. सिगरेट नस्वार पान छालिया किसी किस्म का कुछ ऐसे इरिटेंट वाली फैक्टर तो नहीं है, ठीक है, हुक्का वगैरह, या वैसे भी अगर घर में इस तरह करके स्मोक वगैरह तो नहीं कोई इरिटेंट, ठीक
ठीक है। बड़ा तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ ये। जो है थोड़ा सा ये जो है ना कि ये देखने की ये तो ऐसे फैक्टर्स में हैं। क्या कर तो सकती है हैं जब इनको ये खांसी का अटैक आता है और ये खारिश सी होती है, देखें तो और वो अभी कह रही है मोस्ट मैंने दवाइयाँ भी बहुत इस्तेमाल की हैं और मैं देसी टोटके करती हूँ तो काफ़ी बेहतर हो जाती हूँ। उसमें देखें अगर जैसे कि अगर पीएनडी वाला है तो वो तो थोड़ा सा उसका वो करना पड़ेगा। गर्ड वगैरह तो थोड़ा सा इनको चाहिए थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और थोड़े से इरिटेंट फैक्टर्स नोट करें इनके, अगर इर्द गिर्द हैं तो उसको अवॉइड करें। ठीक है। गर्ड वगैरह में खाना खा के फ़ौरन लेटे नहीं, खाना खाने और सोने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्त होना चाहिए और खाना खा के 15-20 मिनट वॉक करें, ठीक है। खाना खा के जो पेशेंट्स यूजली फ़ौरन लेटते हैं, एसिडिटी रीगर्जिटेट करती है और मसला इस तरह करके होता है। और दूसरा ये है कि ये भी देखना है कि बार बार उनका जो है ना कि ड्राई तो नहीं हो रहा ना थ्रोट, सही। तो वो थोड़ा सा जो है ना पानी कुछ सिप्स जो है ना कि ये पीते बड़ा रहें, ये वाली important चीज़ है। है। ठीक और है। वॉइस थोड़ा सा ये है कुछ अर्से के लिए वॉइस टेस्ट वगैरह भी करें, ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अगर डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि पहले तो हमें ये देखना है कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो बाज़ औकात नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उस वजह से आपको ये नाक से जो रेशा है वो आपके गले में गिर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो गला है वो इरिटेट हो रहा होता है, या फिर आपको मैदे से आपका जो तेज़ाब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, उसमें लेटने के बाद आपको ये तकलीफ होती है। फिर आपने कहा कि बात करते वक्त होती है, तो आपने क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि किस वक्त आपको ये मसला आ रहा है। जिस तरह बात करते वक्त आ रहा है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आवाज़ थोड़ी आप कम रखें, क्योंकि जब आवाज़ तेज़ होती है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो कि हमारे बोलने वाले बैंड्स हैं हमारे गले के अंदर वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनकी इरिटेशन जब होती है तो उस वजह से भी एक आपको खांसी का अटैक आ जाता है। तो आप उसमें ये कर सकती हैं कि आप गैप्स लें बात करते वक्त, पानी का ग्लास अपने पास रखें, पानी के घूंट लें, उससे भी आपको आराम आ जाएगा। और देसी टोटके आपने खुद कहा है कि बड़े मौसर साबित होते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि सूदिंग हो जाती है जब आप कोई गर्म लिक्विड लेते हैं। और यहाँ पर एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन बोल रही हूँ लाहौर। जी यास्मीन, सवाल पूछिएगा। शौहर को मसला है बहुत ज्यादा, उनके ना ठीक है तो उनकी आपकी आवाज़ कट रही है, हमें सही से आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी जगह चेंज करें ताकि सिग्नल्स बेहतर हों। जी जी आवाज आ रही है? जी 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 मैंने पूछना था कि मेरे शौहर को ये मसला है कि वो हर वक्त उनको छींकें आती हैं अच्छा। और उनकी ना नाक के ऊपर जो हड्डी वाली जगह होती है वहाँ हर वक्त खुजली सी होती रहती है उसको। ठीक है। और ये हर वक्त रहता है 4-5 दिन 6 दिन। फिर उसके बाद माथे के ऊपर जो जगह है वहाँ पे उनको हर वक्त दर्द रहती है माथे पे, ठीक नाक है। के ऊपर वाली जगह। सही। अच्छा, और कानों में भी खारिश रहती है उसको। ये कब से हो रहा है उनको मसला? उनको तकरीबन 6 महीनों से हो रहा है और हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, माइटिका दी हुई है डॉक्टर ने। ठीक है। और ये देखा है कि यानी किस वक्त ये अटैक आता है? कहीं ये तो नहीं होता कि घर में झाड़ू लग रहा है तो उस वक्त छींकें आना शुरू हो गई हैं? आपके घर में कोई पेट तो नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं आपने पाला हुआ, या तोता? और जो है स्मोकिंग तो नहीं करते आपके हस्बैंड? ना स्मोकिंग करते हैं ना घर में कोई पेट है। ये तब होता है जब बारिशों वाला मौसम ज्यादा हो, या अगर उन्होंने डिटर्जेंट की खुशबू, पानी उसकी मट्टी अगर सफाई हो रही है और मट्टी है तो उससे होता है उनको ये चीजें ज्यादा। जब बचपन से तो नहीं था कोई मसला? आपने कहा 6 नहीं, महीने नहीं, से बचपन हुआ से है, नहीं था। अभी शुरू हुआ है। नहीं, ठीक है। ये और 6 महीने ही हुए होंगे इनको। ठीक है। और एंटी एलर्जिक जो डॉक्टर ने दिए या माइटिका, वो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, वो जब ज्यादा सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं तो माइटिका करते हैं, लेकिन टेल और सॉफ्टन ये तो सॉफ्टन वगैरह लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अच्छा यास्मीन, बड़ी अच्छी बात यह है कि मैंने शुक्र किया है कि कोई मर्द भी आया, वरना मैंने कहा यार ये नाक और गले के मसाइल सारे ख़वातीन को ही हैं क्या, और उसमें मर्द हजरात कहेंगे क्योंकि ये बोलती बहुत है तो इस वजह से इनके गले ख़राब रहते हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि चले कोई हमारे पास मर्द पेशेंट भी आया है। जी। अच्छा, बेसिकली देखिए इनका भी एक वो है कि एलर्जिक रीज़न है, ठीक है। इन्होंने डस्ट का इस तरह करके बताया, प्लस ये है कि रेनी सीजन में इस तरह करके हो जाता है, ठीक है। अब ये है कि अब जैसे कि इनको पता है कि ये रेनी सीजन्स में इनका हो जाता है, तो उनको चाहिए कि 1 मंथ पहले मासल स्टेबलाइजर्स ले लिया करें, ठीक है। जैसे कि ये माइटिका वगैरह इस तरह करके ले रही हैं, ठीक है। तो जो है, और दूसरा ये है कि वही है चीज़, एक तो इसको जो है ना कि थोड़ा सा ना कि वो अवॉइड करें, क्योंकि देखें इचिंग हो रही है इनको नाक के जो है ना, ठीक है, और इरिटेशन इनकी हो रही है कॉन्टीन्यूसली, ये एलर्जी और स्नीजिंग हो रही है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन होगी, उसने फ्रंटल साइनस उसमें ब्लॉक हुआ तो हो सकता है तो हेडेक वगैरह इनकी होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। उसमें यही है कि अब जो है ना कि एक फिर अभी जैसे कि प्रिवेंशन के लिए तो वो यही है इस तरह करके, और दूसरा यही है कि देखें अब बरसात वाला है कि थोड़ा सा
सा ये चाहिए कि अपने विंडोज़ वगैरह हो क्लोज इस तरह करके रखें, ठीक है। डीह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें, ठीक है। अब घर में जो डस्टिंग वगैरह जैसे कि होती है ना, तो अगर है जमी हुई तो गीले उसकी करें, अगर कारपेट वगैरह है तो घर से कारपेट निकाल दें, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ वो करेंगे। दूसरा ये है कि देखें कि नाक की जो है ना कि आप ना नेज़ल डूश करते देखें, अगर ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, ठीक है, अल्लाह पाक ने देखें हम नाक में पानी डालते हैं तो वैसे जो एलर्जीन्स वगैरह कुछ है जो वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है ना कि ये थोड़ा सा जैसे कि नेज़ल हाइजीन को इस तरह वो करें। फिर उसमें ये है कि अब इनको हो गई हैं तो उसमें वो यही है कि इनको जो है ना कि यही है कि आप नेज़ल इरिगेशन वगैरह करें, एंटी हिस्टामिन्स वगैरह करें, ठीक है ना। वो स्टीम इन्हेलेशन है या थोड़ी मेंथोल क्रिस्टल्स उसमें डाल लें, ठीक है, ताकि वो और रेशे को थोड़ा सा थिन वगैरह करें, ठीक है। सिलरी मूवमेंट होगी तो जो है ना कि वो बेहतर ड्रेनेज हो जाए, तो वो साइनसेस वगैरह। हमारे पास टाइम कम रह गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ये मैं आपसे सवाल पूछ लूँगी। बड़ा एक कॉमन मसला है, स्पेशली इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग बेसमेंट में रह रहे होते हैं और छोटे बच्चे भी होते हैं, तो एक बेसमेंट में स्मेल भी आ रही होती है, फिर ये मसाइल भी चल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि बेसमेंट में रहना सेफ है कि नहीं, बेसमेंट में रहते हुए क्या मसाइल हो सकते हैं, ये शॉर्ट सा आंसर दे दें और लोगों को गाइड कर दें। अभी बेसिकली देखें, अब वो बेसमेंट वगैरह है, नमी बहुत ज़्यादा इस तरह करके हो जाती है, ठीक है। तो उसमें वो देखें कि यूजुअली जो है ना कि ये मोल्ड्स वगैरह और डस्ट माइट्स जो है ना कि ये फिर इसको एग्रीवेट करता है। और देखें, और इसके अलावा ना इसको अब यही वाली चीज़ें हैं कि जैसे कि मोल्ड्स और डस्ट हाउस डस्ट माइट्स इस तरह करके होंगे, वो फिर उसको एग्रीवेट करेंगे ये चीज़ें। अब इसमें ये प्रॉपर है कि अगर आप मजबूरन उन्हें रहना पड़ रहा है तो उनको प्रॉपर जो है ना ह्यूमिडिफिकेशंस का जो है ना आपको वेंटिलेशन का जो है ना इंतज़ाम करना चाहिए, ठीक है ना। और स्पेशली अभी इस सीज़न में जो है ना, और अगर इस्लामाबाद वाले उसमें जो है अभी रह रहे हैं, ठीक है, उसमें पोलन का वैसे ही इतना ज़्यादा और रेनी सीज़न में और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, तो उसको जो है ना कि आप थोड़ा सा जो है ना अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा उसमें है तो उसको भी कंट्रोल करने की इस तरह करके वो कोशिश करें, ठीक है। और बाकी ये है कि प्रॉपर इन्होंने वेंटिलेशन वगैरह की, और देखें कि घर में कोई जो है ना कि लीकेज या सीपेज वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो फर्दर भी वो है फंगस है, ये मोल्ड्स हैं, ये फिर ग्रो कर लेती हैं, तो ज़ाहिर है ये फिर आपको एस्थमा और लो पर के साथ लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना कि ये भी फिर प्रमोट करते हैं, और फिर रिकरेंट साइनोसाइटिस के साथ पेशेंट इस तरह करके प्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर तबस्सुम जी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज ये है कि बारिशों का मौसम है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मसाइल में आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो भी मसाइल हैं वो मसाइल तभी होते हैं जब उनका कोई हल होता है। तो जब हल होता है तो फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनल मैसेज मेरा यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग जो कि बेसमेंट में रह रहे होते हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए, और वो लोग भी जिनके घर में सीपेज हो रही है या पानी कहीं पर जमा हो रहा है कि वहाँ पर कोई फंगस तो ग्रो नहीं कर रही है, वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखें, अपनी खिड़कियाँ खोलें ताकि हवा अंदर आए। इसी तरह अगर आपको नमी महसूस होती है तो डीह्यूमिडिफायर के नाम से जो डिवाइस आती है वो लगाकर आप नमी को कम कर सकते हैं और इन तमाम मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।